बट साहब बहुत से दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि स्वीडन को यूएसए के साथ कंपेयर करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, मेरी राय ये है कि अब यूरोप छोड़ के सीधा पूरा यूएसए पहुंच गए हो। चलें हम आपको कंपेयर करके बताते हैं, जो मेन इन्फॉर्मेशन है इस बारे में हम अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा जी, ये दोनों मतलब एक तगड़ी कंपनी है, यूएसए नो डाउट के सुपर पावर है एक। अच्छा, इनकी हम बेनिफिट क्या है और इसमें मतलब क्या चीज़ें हैं जो स्वीडन में अच्छी हैं और क्या है जो यूएसए में अच्छी हैं, हम वो कंपेयर करते हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज़ यूएसए के अंदर, कि वहाँ पे हेल्थ की प्रॉब्लम है। ठीक है, वहाँ पे हेल्थ फ्री नहीं है। इवन कि अगर आपको इमरजेंसी किसी आप बीमार होते हैं, आपको एम्बुलेंस कॉल करनी पड़ जाती है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल जो रिपोर्ट है उसके अंदर $800-900 आपको वो एम्बुलेंस कास्ट कर जाती है। अगर आप वहाँ पे बच्चा पैदा करते हो, वैसे तो लोगों के पास इंश्योरेंस होती है जो कुछ पार्ट इंश्योरेंस कवर करता है और कुछ आप देते हो। वैसे कुछ 30-35 हज़ार जो है $US आपको एक डिलीवरी कास्ट पड़ जाती है। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें स्वीडन के अंदर, अगर स्वीडन के अंदर आप इमरजेंसी कभी एम्बुलेंस कॉल करो, डॉक्टर की फीस और एम्बुलेंस सब मिला के 400 करोड़ का खर्च आता है आपके ऊपर इमरजेंसी एम्बुलेंस कॉल करने पे। अब 400 करोड़ तकरीबन कह लो कि $37-38 बनते हैं, और कहाँ आपको $800-900 कास्ट करेंगे। और अगर हम बात करें कि डिलीवरी की, अगर कोई बच्चा किसी फैमिली का यहाँ पे पैदा होता है तो स्वीडन के अंदर टोटली फ्री है, ₹1 भी कास्ट नहीं आती आपकी। उसके अलावा आपको 240 डेज हस्बैंड को, 240 डेज वाइफ को मिलते हैं छुट्टियों के, कि ये टाइम आप जो है अपने बच्चे के साथ स्पेंड करो। और जितनी आपकी सैलरी होती है उसका 80% आपको मिलता है। और इसमें कुछ ये होता है कि अब वो सारी 80% में कुछ डेज होते हैं 45 जो आपको बेसिक मिलेंगे, और बाकी जो होते हैं वो सारे जितनी भी आपकी सैलरी है आपको उसका 80% मिलेगा। टॉप पे उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई कि इससे आप किसी की बहुत ज़्यादा सैलरी है उसका बहुत ज़्यादा आपको 80% नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ टॉप पे जाकर उन्होंने एक रखा हुआ है कि इससे ऊपर नहीं हम देंगे, इतने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस एक मुल्क में आपको 30-35 हज़ार डॉलर अगर स्वीडिश करोन में हम कन्वर्ट करें तो 3-4 लाख करोन आपको वो आ रही है, कास्ट आ रही है। लेकिन स्वीडन में टोटली फ्री है, ऊपर से आपको छुट्टियां भी दी जा रही हैं। दूसरा, स्वीडन में एजुकेशन टोटली फ्री है। आप यूनिवर्सिटी में जाओ, आप इंटरमीडिएट में जाओ, आप जहाँ भी जाते हो आपको एजुकेशन फ्री मिलेगी। अमेरिका के अंदर आपको इंटर तक आपकी एजुकेशन फ्री। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में जाते हो आपकी पर साल जो ईयर फीस है वो $40,000 $35,000 डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट है या कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी है छोटी यूनिवर्सिटी है। तो पर साल आपको इतनी फीस देनी पड़ती है। और ये फीस अगर किसी के 3-4 बच्चे हैं तो सोचो उसे कितनी फीस देनी पड़ेगी। और अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो वो इतने ज़्यादा पैसे तो अर्न कर नहीं सकता कि वो अपनी फीस दे ले। ठीक है, तो क्या उन्हें करना पड़ता है, उन्हें लोन लेना पड़ता है। और जब वो बच्चा कोई भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलता है उस पर अच्छा खासा कह लो कि लाखों डॉलर में पहुंच जाता है। चलो 2-3 लाख डॉलर होगा, 2-3 लाख $US भी लोन होना कोई कम बात नहीं है। और अगर हम इसी बात को स्वीडन के अंदर ले आए तो एजुकेशन टोटली फ्री है। उसके अलावा स्टूडेंट को CSN लोन मिलता है। उस लोन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पर मंथ 10-11 हज़ार स्वीडिश करोन मिलेंगे। 3,000 से 3500 स्वीडिश करोन ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट आपसे वापस लेगी नहीं। शायद नहीं कहता हूँ सर। हाँ, और जो उससे ऊपर वाले पैसे हैं वो लोन होगा, और लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 1.1 1.2 ना होने के बराबर। अगर यही अब इंटरेस्ट रेट देखो अमेरिका के अंदर तो अच्छा खासा तगड़ा इंटरेस्ट रेट भी वो लेते हैं इवन के स्टूडेंट लोन के ऊपर। ठीक है, अब स्वीडन में लोन वापस स्टूडेंट से वो लेते हैं किस तरह, वो इस तरह लेंगे फॉर एग्जाम्पल आप वो कहते हैं जितना मर्जी पढ़ो, आप 35 साल तक पढ़ो, 40 साल तक पढ़ो, ये आपकी मर्जी है, आपको लोन मिलता रहेगा। चलिए हम साथ में व्यू भी दिखाते हैं लोगों को ना। ठीक है, अच्छा, वो लोग कहते हैं लोन आपको मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 35 साल पे पहुंच के आप कहते हो जी मैंने अब एजुकेशन पूरी कर लिया, अब मैंने जॉब स्टार्ट करनी है। वो देखेंगे कि स्वीडन के अंदर रिटायरमेंट की एज है 67 ईयर। तो 35 पे आपने एजुकेशन खत्म की, वैसे तो 35 पे खत्म नहीं होती है, आपको पता 27-28 पे एजुकेशन खत्म हो जाती है बंदे की। तो अगर आप मान लो कि 30 साल ही मान लो, 30 से 67 पे रिटायर होता है तो 37 साल का अर्सा है। तो 37 साल पे वो लोन डिवाइड कर देते हैं आपका। ये वो नहीं थोड़ी कहते कि अमाउंट अभी होती है दो। जो आपको रीपे करनी होती है। हाँ, वो थोड़ी, और कुछ में कह लो कि 30% तो ऐसा है जो 3,035 जो आपको ऐसे वो दे देते हैं, अप्रिसिएशन दे देते हैं कि आप एजुकेशन कर रहे हो। अब अगर जो लोन आपका अगर 37 या 40 साल पे डिवाइड हुआ है और पर मंथ आपने 1,000-1,500 करोड़ को किस्त देनी है, जब आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हो आपकी जॉब अच्छी होती है, 1,000-1,500 करोड़ तो लोग यहाँ पे मोबाइल की मंथली इंस्टॉलमेंट दे देते हैं। फॉर अगर आईफोन 16-17 लेते हो तो 900 से 1,000 करोड़ तो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है पर मंथ। तो अगर आपने सारी एजुकेशन करने के बाद अगर आपने इतने पैसे देने हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, तो इतने पैसे नहीं है। ठीक है, और वो भी ये एजुकेशन पे नहीं ले लगाने आपने, ये आपने अपनी लिविंग पे लगाने हैं, जो आपने अपना फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट का किराया देना है या आपने खाना पीना है उसके हैं। ठीक है,
अब क्योंकि बच्चे यहाँ पे माँ बाप पे बर्डन नहीं बनते कि आप जैसे पाकिस्तान में हम सारे पैसे देते हैं एजुकेशन के भी और उसके अपार्टमेंट के भी, खाने पीने के भी, तो वो लोन लेता है और बच्चा कल को अपने वापस कर देता है, वो माँ बाप पे बर्डन नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका में रेसिज्म की, यहाँ आपको पता है जैसे कालों के कुछ एरिया हैं जो नो गो एरिया हैं, जहाँ पे लोग क्या पुलिस भी जाने से डरती है। स्वीडन में ऐसा कुछ नहीं है। स्वीडन एक पीसफुल कंट्री है। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ड्रग्स को लेके, गैंगवार को लेके। अब ना सुनने में जब आएंगी तो वो बहुत बड़े नाम से सुनने में आपको आएंगे, बड़ा रोल है, लेकिन ये उन लोगों को अफेक्ट करते हैं जो इन लोगों में मुलव्वस है, जो ड्रग्स बेच रहा है, जो यूज़ कर रहा है, जो इस गैंगवार में है, ये उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल हम 8 साल से मैं इस मुल्क में हूँ, ये मेरा दोस्त जो वीडियो बना रहा है, ये भी हम इकट्ठे आए थे। हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं बनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी ऐसा नहीं हुआ किसी ने आकर कुछ चीज़ छीनने की कोशिश की हो, कोई गाड़ी हिट की हो, किसी ने आज तक हमारे साथ लड़ाई भी की हो। ये 8 सालों में हमने किसी को मतलब फिजिकली लड़ते भी देखा हो। ठीक है। अब ये कोई थोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि इतना पीस हो फाइजम। तो लेकिन आपको पता है अमेरिका में आपको ये पीस नहीं मिलेगा। वहाँ पे लोग ऐसे सड़कों पे ड्रग्स यूज़ करके पड़े होते हैं जैसे ज़ुम्बी नहीं होते, वो गिर रहे होते हैं। स्वीडन में आपको नहीं मिलेंगे। होमलेस बेतहाशा अमेरिका के अंदर। स्वीडन में आपको होमलेस है ही नहीं है। जो आपको कुछ सिटी के अंदर नजर आते हैं ना 2-3, वो रोमानियन है। वो फाइनल रोमानियन जो यू में आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उनका ट्रेंड है कि वो मतलब फूल शूल बेचते हैं, मांगते हैं, वो नहीं रहना चाहते, वो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। लेकिन वो ड्रग्स के एडिक्टेड होके वो रोड पे नहीं पड़े हुए, वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारना चाहते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है। वो तादाद कितनी होगी, 2-3। अब मुझे उन्हें देखे हुए भी शायद काफ़ी अर्सा हो गया, आज से 2-3 साल पहले वो नजर आते थे कहीं पड़े हुए, अब वो भी नहीं आते। ठीक है। अब ठीक है, अब बात करते हैं कि पैसा किस मुल्क में ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा जो जो हमें चीज़ें समझ में आती रहेंगी, जहन में आती रहेंगी, क्योंकि मैं कोई लिखता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं भूल भी जाती हैं मुझे वीडियो बनाते हुए। अच्छा, अब अमेरिका में पैसा ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम कंपेयर करें स्वीडन और अमेरिका को, स्वीडन में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। ठीक है। स्वीडन में जो बंदा 25-30 हज़ार करोड़ आफ्टर टैक्स सैलरी निकालता है, उसे एक हैंडसम सैलरी समझा जाता है। अगर उसे कंपेयर करो यूएस डॉलर से, तो कह लो कि $2500 शायद यूके में, अमेरिका में, सॉरी यूके कह रहा हूँ, अमेरिका में कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। वहाँ पे टैक्सी का काम करके लोग या मुख्तलिफ काम करके $8000 $10,000 निकाल लेते हैं। स्वीडन के अंदर जो टैक्सी वाले हैं, वो कह लो कि आफ्टर टैक्स 35-40 हज़ार करोड़ वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है। वो लेकिन उसके लिए उन्हें अच्छा खासा तगड़ा काम करना पड़ता है। हर टैक्सी में तो तगड़ा हर मुल्क में आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि इनका सिस्टम ही अब इस तरह का बन चुका है कि ईजिली पैसे नहीं बनते, स्पेशली जो ऐप पे काम करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी अमेरिका में पैसा ज़्यादा है। अब होता क्या है, वो पैसा कहाँ चला जाता है, वो आपकी हेल्थ में चला जाता है, वो आपकी बच्चों की एजुकेशन में चला जाता है। अब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अमेरिका छोड़कर स्वीडन आए हैं सिर्फ बच्चों की एजुकेशन के लिए। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी, जो लोग भी स्वीडिश पासपोर्ट सिटीजन होल्डर हैं, वो अमेरिका में जाके काम नहीं कर सकते। अमेरिका उन्हें अलाउ नहीं करता किसी भी यूरोपियन को जिसके पास पासपोर्ट है वो अमेरिका में जाके काम कर सके। आप विजिट के तौर पर जा सकते हो, काम नहीं कर सकते। सेम अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है, वो स्वीडन के अंदर आके काम नहीं कर सकता। ठीक है। इन सेम दोनों को प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा वर्क परमिट उन्हें वाला। वर्क परमिट लेना पड़ेगा। अगर किसी अमेरिकन सिटीजन ने भी आके स्वीडन में काम करना है, तो उन्हें काम करना पड़ेगा, वो वर्क परमिट लेना पड़ेगा। स्वीडिश ने भी जाकर अमेरिका में काम करना है, तो उन्हें वर्क परमिट लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि स्वीडिश पासपोर्ट पे आप जाके काम करोगे या वो आके काम करेंगे, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। नहीं बट साहब, बहुत बेहतरीन हो गया। तो इंशाल्लाह इस तरह हम मज़ीद जो हमारे टॉपिक जहन में हाँ, आते रहेंगे, और जो एक मज़ीद चीज़ इसमें, इंफॉर्मेशन हाँ हमारे एक जहन चीज़, में आती रहेगी। जो लोग हैं ना फॉर एग्जाम्पल सिंगल हैं, ठीक है, वो अगर अमेरिका में रहते हैं, वो पैसा कमाते हैं, उन्हें ये इंश्योरेंस वगैरह थोड़ी बहुत देनी, क्योंकि हर बंदे की इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है। यहाँ आपको इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत नहीं है हेल्थ के लिए। तो वो इंश्योरेंस देने के बाद भी या कुछ आप एजुकेशन के खर्चे देने का उतनी बड़ी बात नहीं है। सिंगल बंदे के लिए अमेरिका बेस्ट है। इवन कि उन लोगों को भी जानता जो फैमिली के साथ रहते हैं, अगर उनका मतलब देखें ना कितना पैसा उन्होंने बनाया हुआ पाकिस्तान वगैरह में इतना ज़्यादा, तो यूरोपियन कोई भी नहीं बना सकता। अब फैमिली के साथ भी अगर आप रहते हो ना, अब सिंगल भी रहती हो अमेरिका के अंदर, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया अमेरिका में पैसा ज़्यादा। ठीक है। अब पैसा तो हर मुल्क में, आप कितने ही मुल्क हैं जिसमें अच्छा होता है, अपॉर्चुनिटी है नहीं है। अब वहाँ पे जा सकते हो, नहीं जा सकते। अमेरिका फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मूव नहीं होना चाहता, लेकिन अगर मैं सोचूं कि अमेरिका में पैसा है तो मैं जाना चाहता हूँ, मुझे अलाउ नहीं करता। तो जब जिस जगह पे हो वहाँ पे जो सेटअप है उस पर शुक्र अदा करो। ये नहीं है कि सुनो जी अमेरिका पैसा ज़्यादा, बोरी बिस्तर उठाओ भाग जाओ। जहाँ भी आपकी सेटिंग है, अगर आपके सेटिंग पाकिस्तान में अच्छी है, अगर बिजनेस अच्छा है, आप वहीं टिके रहो, जाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जिन लोगों के पास
पाकिस्तान में अगर अच्छा सिस्टम है, जो फैमिली वाले लोग हैं जिनका, अब एक गलत मिथ क्या पाकिस्तान में पाई जाती है, और जी हम बच्चों के लिए जाना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में अच्छा पैसा कमा रहे हो तो वो पैसा बच्चों के काम आना है, वो किसके आना है? अगर आप वो सेटअप छोड़ के स्वीडन में आओगे, किसी मुल्क में जाओगे, तो आपको अच्छा खासा एक स्ट्रगल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो सिर्फ स्ट्रगल नहीं होगी। उनके लिए ये है कि वो यूरोप आए ज़रूर, लेकिन घूमने फिरने हाँ, के लिए। घूमने के लिए। उसमें क्या है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा स्मॉल हो जाता है, यहाँ बड़ा छोटा हो जाता है। पाकिस्तान में आपने मेड रखी होगी, अगर आप पैसा आपके पास, आप गाड़ियों में घूमोगे, रेस्टोरेंट में रोजाना खाने खाओगे, यहाँ वीक में 1 दफ़ा जाओगे, मंथ में 2 दफ़ा जाओगे, कोई मेड नहीं, सारे घर के काम आपने खुद करने हैं। चीज़ें खरीदने से पहले लोग प्राइस टैग देखते हैं, कितने की है, ले लूँ ना लूँ, क्या करूँ। तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा ज़रूर है, लेकिन बड़ा स्मॉल हो जाता है, छोटे छोटे अपार्टमेंट में गुजारा करना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना कि वो दिखने में तो ऊपर से अच्छा लगता है। अब जब ये लोग पाकिस्तान जाते हैं, ये जाते हैं छुट्टी गुजारने के लिए, मैं भी जाता हूँ छुट्टी गुजारने के लिए 1 महीने के लिए। तो मैं ये देखता हूँ यार, मैं साल बाद जा रहा हूँ या 1.5 साल बाद जा रहा हूँ, मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की, चलो मैं 2-4 लाख अगर लगा भी देता हूँ एक्स्ट्रा तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं पीछे इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ। अब मैं वो क्यों एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, मैं रोजाना जाना हो या वहीं पे रहना हो, तो फिर मैं एक्स्ट्रा ना लगाऊं। अब लोग देखते हैं जी बड़ा पैसा आया था, महीने के लिए इतने पैसे लगाए। अब वो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उन्हें ये होता है कि हम आए सिर्फ 1 महीने के लिए, चलो खैर है यार, थोड़ा सा ऊपर लग भी जाए। तो इसलिए उनकी वो टेम्परेरी जो थोड़ी बहुत चीज़ें देख के, या उनकी वो एक आधी वहाँ की पिक्चर वीडियो देख के इतने इंप्रेस ना हुआ करो। ठीक है कि अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी नहीं कि आप अपना बना बनाया सेटअप छोड़कर भाग जाओ वहाँ पे। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम समर एंजॉय करते हैं, आप पाकिस्तान में गर्मी एंजॉय करो। थैंक यू सो मच।